Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper, and the first article is related to Uniform Civil Code. And the first point regarding this article, Union Home Minister Amit Shah stated that any future Uniform Civil Code will not apply to scheduled tribes to protect tribal customs and traditions. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये बोला है कि कोई भी फ्यूचर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आएगा वो अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर। किस लिए? उन प्रोटेक्ट करने के लिए उनके कस्टम्स को एंड ट्रेडिशंस को। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स एक कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ होंगे फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। किन मैटर से रिलेटेड? मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। एंड द नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ मेंशनड है? मेंशन अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है अंडर आर्टिकल 44। नेक्स्ट पॉइंट, DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल, मीनिंग कोर्ट कैन नॉट फोर्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट देम। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप कोर्ट में ले जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लाइकली टू रिमेन आउटसाइड द UCC। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बाहर रखा गया है फ्रॉम द यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उनके कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से प्रोविज़न प्रोवाइड है, जैसे 5th एंड 6th शेड्यूल्स। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट। तो उत्तराखंड पहला इंडियन स्टेट बन चुका है जिसने पास और इम्प्लीमेंट कर दिया है स्टेट लेवल यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क को, जिसने फिर से रिवाइव कर दिया है नेशनल डिबेट। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट केस शाह बानो केस इन 1985, फेवर जेंडर जस्टिस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया था जेंडर जस्टिस को और हाईलाइट किया था कि नीड है, रिक्वायरमेंट है फॉर ए कॉमन सिविल लॉ। सेकंड केस सरला मुगदल केस इन 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को टू प्रिवेंट, टू स्टॉप करने के लिए मिस यूज़ ऑफ पर्सनल लॉ इन मैरिज मैटर्स। थर्ड केस लिली थॉमस केस इन 2000, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीएम्फसाइज किया था लीगल यूनिफॉर्मिटी को और रिफॉर्म के लिए बोला था इन पर्सनल लॉ में। एंड फिफ्थ केस जॉन वेमल्टन केस इन 2003, जिसमें कोर्ट ने स्ट्रक डाउन, मतलब उसको रिपील कर दिया था, टोटली हटा दिया था डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न इन क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। एंड द लास्ट केस सायरा बानो केस इन 2017, जिसमें ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर कर दिया गया था एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डिबेट ऑन रिफॉर्म इन पर्सनल लॉ इंटेंसिफाइड। इसके बाद क्या हुई थी? पर्सनल लॉ पे डिबेट इंटेंसिफाइड हो गई थी। नेक्स्ट, की कंसर्न्स, इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट UCC में अफेक्ट इंडियाज कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर सकता है, मे भी अफेक्ट कर सकता है इंडिया की कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी को। सेकंड, सेवरल एक्सपर्ट ये उनका ये मानना है कि आप धीरे धीरे से रिफॉर्म कीजिए पर्सनल लॉ में, कि बेटर है कि आप एकदम से इमीडिएट नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन कर दें। थर्ड, पर्सनल लॉ फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट। जो पर्सनल लॉ है वो किस लिस्ट में आते हैं? अंडर द कंकरेंट लिस्ट, मतलब उसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, जिसमें अलाउ करते हैं बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट। फोर्थ पॉइंट, फेडरलिज्म कंसर्न अराइज। फेडरलिज्म कंसर्न भी निकल के आता है बिकॉज जो नेशन वाइड अगर आप पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रिएट करते हैं तो इससे क्या होगा? टेंशन बढ़ेगी बिटवीन स्टेट ऑटोनॉमी एंड सेंट्रल अथॉरिटी। एंड द लास्ट, Law Commission's earlier observation suggests that legal reform should focus more on equality within communities rather than complete uniformity. तो लॉ कमिश्नर ने पहले कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो लीगल रिफॉर्म है उसमें रिक्वायरमेंट है आपको फोकस करना चाहिए ऑन मोर ऑन इक्वालिटी कि विद इन कम्युनिटीज़ की, rather than आप केवल कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी करें नेशन वाइड। And the next article is related to Kali Night frog. So what is Kali Night frog? Scientists recently discovered a new frog species named Kali Night frog in a central western घाट of Karnataka. तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है एक फ्रॉग की न्यू स्पीसीज़ का जिसका नाम है काली नाइट फ्रॉग। कहाँ पे? सेंट्रल वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नाइक्टीबैक्टुअस काली है। ये बिलोंग करता है एंशियंट नाइट फ्रॉग ग्रुप से, जो केवल पाया जाता है ओनली इन वेस्टर्न घाट। जो स्पीसीज़ है वो कहाँ किस एटमॉस्फेयर में रहता है?
लिव्स नियर फास्ट फ्लोइंग फॉरेस्ट स्ट्रीम एंड मॉइस्ट लीफ कवर्ड रीजन में। रिसर्चर का मानना है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है इसको एज अ क्रिप्टिक स्पीसीज। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये लगता तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जैसे नॉर्मल फ्रॉग स्पीसीज होते हैं, लेकिन इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं साइंटिस्ट? ओनली बी कन्फर्म थ्रू मॉडर्न साइंटिफिक एनालिसिस। Next point, scientists discovered a new amphibian species called काली नाइट फ्रॉग in a western घाट region of Karnataka। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक न्यू एम्फीबियन स्पीसीज़ जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रह लेती है, उसको बोलते हैं, और जिसका नाम है काली नाइट फ्रॉग। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका। सेकेंड, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नाइक्टीबैक्टुअस काली। ये बिलोंग करता है नाइक्टीबैक्टुकस जीनस, कॉमनली नोन एज नाइट फ्रॉग। एंड नेक्स्ट, नाइट फ्रॉग्स आर एंडेमिक, मतलब ये एंडेमिक एक ही जगह पे रहते हैं, एंडेमिक होते हैं टू द मोस्टली वेस्टर्न घाट, मीनिंग दे आर फाउंड नेचुरली ओनली इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट, जो स्पीसीज़ होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया है इन अ काली रिवर कैचमेंट एरिया में नियर बाई रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट, हैबिटाट इनके क्या होते हैं? इंक्लूड ह्यूमिड फॉरेस्ट होना चाहिए, लीफ लिटर जोन्स एंड फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम इकोसिस्टम। नेक्स्ट, जो फ्रॉग है मेनली एक्टिव होता है कब? नाइट में, एंड सर्वाइव करता है हाईली मॉइस्चर रिच इन्वायरमेंट में। रिसर्चर का उन्होंने क्लासीफाइड किया है इट एज अ क्रिप्टिक स्पीसीज। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली सिमिलर होता है एन अदर नोन स्पीसीज को, जो मेकिंग करता है आइडेंटिफिकेशन डिफ़िकल्ट। एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स एंड लेबोरेटरी बेस्ड जेनेटिक एनालिसिस हेल्प करता है कन्फर्म इट एज अ सेपरेट स्पीसीज। एंड द लास्ट जो डिस्कवरी है ऑफ सच स्पीसीज वो हाईलाइट करती है इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस एंड रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। Article is related to India's green transition. So first point regarding this article, India is rapidly expanding renewable energy but coal still remain the backbone of electricity generation. India बहुत लगातार बहुत स्पीडी एक्सपैंड कर रहा है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को, बट जो कोल है वो अभी भी बना हुआ है बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को। सेकेंड, सिंस 2017 से रिन्यूएबल एनर्जी ने कंट्रीब्यूट किया है लार्जेस्ट शेयर इन न्यू पावर कैपेसिटी एडिशन में। थर्ड, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं नाउ फॉर्म एक मेजर पार्ट है इंडिया की इंस्टॉल पावर कैपेसिटी का, जबकि कोल ओवरऑल कैपेसिटी शेयर करता है ग्रेजुअली डिक्लाइन, लेकिन जो कोल की ओवरऑल कैपेसिटी शेयर है वो डिक्लाइंड हुई है। नेक्स्ट, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इंस्टॉल कैपेसिटी और जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे जो रिन्यूएबल है वो मे हैव हाई कैपेसिटी, जो रिन्यूएबल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका हो सकता है कि जो उसकी कैपेसिटी हो वो ज़्यादा हो, लेकिन जो कोल है अभी भी वो प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूजेस जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कोल है वो कॉन्टिन्यू डोमिनेट करता है पावर जनरेशन, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है स्टेबल बेस लोड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट पॉइंट, जो सोलर और विंड एनर्जी है वो इंटरमिटेंट है इन नेचर, बिकॉज जो इनका आउटपुट है वो डिपेंड करता है सनलाइट, वेदर और विंड कंडीशंस पे। नेक्स्ट, चैलेंजेस एंड रियलिटीज़। फर्स्ट, इंडिया हैज़ एक्सपैंडेड रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को एक्सपैंड किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया है, लेकिन अभी भी कोल को, जो हम लोग कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अभी उसको फुली रिप्लेस नहीं किया है। सेकंड, लैक ऑफ लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज एंड फ्लेक्सिबल ग्रिड सिस्टम रिमेन अ मेजर चैलेंज फॉर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। एक तो लैक ऑफ लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज की कमी और फ्लेक्सिबल ग्रिड सिस्टम की कमी, ये एक इम्पॉर्टेंट या मेजर चैलेंज बना हुआ है फॉर इंडिया के रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए। थर्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हैं इंडिया में वो अभी भी इन्फ्लुएंस होते हैं थ्रू ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस में। फोर, क्या रीज़न है? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड एनर्जी शॉक्स डायरेक्टली अफेक्ट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन लेवल। अभी भी कि कोई भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में डिसरप्शन आता है, कोई हॉल्ट आता है, तो इससे क्या होता है, इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट होता है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके कारण इन्फ्लेशन रेज हो जाती है, इन्फ्लेशन लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन है, जो शिपमेंट है, जो ट्रांजिशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको फोकस करना चाहिए नॉट ओनली ऑन एडिंग
रिन्यूएबल कैपेसिटी, आपको केवल रिन्यूएबल कैपेसिटी को ऐड नहीं करना चाहिए बल्कि बट ऑल्सो ऑन इम्प्रूव करना चाहिए एक्चुअल क्लीन पावर जनरेशन को। नेक्स्ट, की स्ट्रक्चरल challenges. First, renewable energy addition is currently happening alongside coal usage instead of replacing it completely. तो जो renewable energy जो expand हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो currently वो अभी भी उसमें कोल का यूज़ हो रहा है, ना कि आपने कम्प्लीटली उसको रिप्लेस कर दिया है। सेकेंड, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रिड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड्स। मतलब जब सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय चल रही है तो सब उसको डिमांड को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, कोल बेस्ड पावर प्लांट। थर्ड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड स्मार्ट ग्रिड इज़ एसेंशियल फॉर लार्ज स्केल रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। एक तो हमको मॉडर्नाइजेशन करना है ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क को, और स्मार्ट ग्रिड ये इम्पॉर्टेंट है फॉर लार्ज स्केल रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए। फोर्थ, इंडिया रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्पेशली बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया को रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्गर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, स्पेशली बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की। Global comparison. First, countries like China are reducing dependence on fossil fuel through electric vehicles and renewable expansion. तो अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना लगातार रिड्यूस कर रहा है अपना डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल थ्रू कैसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एक्सपेंशन। सेकेंड, सम यूरोपियन नेशन हैव इम्प्रूव रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। तो यूरोपियन नेशन ने भी इम्प्रूव कर दिया है अपना रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, कैसे, बाय सपोर्टिंग ग्रिड कनेक्टिविटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। थर्ड, इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसको वो प्रोग्रेस कर रहा है, कोई डाउट नहीं है, बट जो प्रोसेस है वो रिमेन इनकम्प्लीट, बट जो प्रोसेस है वो अभी भी इनकम्प्लीट है।